नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में सीटेट एग्जाम के लिए सामाजिक विज्ञान विषय से संबंधित टॉप 35 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? ऑप्शन है ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो देखिए दोस्तों, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वे होते हैं जो आधुनिक युग में इजाद किए गए हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस। ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। और ध्यान रखिएगा, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वे होते हैं जिन्हें हम प्राचीन समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, जैसे ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये सभी ऊर्जा के परंपरागत स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद मूल रूप से किस भाषा में रची गई थी? ऑप्शन है ब्राह्मी, पाली, संस्कृत, प्राकृत। तो याद रखिएगा, ऋग्वेद मूल रूप से संस्कृत भाषा में रची गई थी, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक कौन थे? ऑप्शन है महावीर, प्रसेनजीत, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो याद रखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध महाजनपद के पहले शासक बिंबिसार थे, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, बिंबिसार 542 ईसा पूर्व में मगध के प्रथम शासक बने और बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार हर्यक वंश के थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है? ऑप्शन है बुद्ध, धम्म, अहिंसा, संघ। तो याद रखिएगा, अहिंसा बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो याद रखिएगा, मुख्यमंत्री को राज्यपाल नियुक्त करता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति। याद रखिएगा, राज्यपाल को राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को। तो याद रखिएगा, भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। और दोस्तों, देश का द्वितीय नागरिक देश का उपराष्ट्रपति होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और देश का तृतीय नागरिक देश का प्रधानमंत्री होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है? यहाँ पर राज्य का पहला नागरिक पूछा गया है। ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, गृह मंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री। तो याद रखिएगा, राज्य का पहला नागरिक राज्यपाल होता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, राज्यपाल जो होता है ये देश का चौथा नागरिक होता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और राज्य का पहला नागरिक होता है, देश का चौथा नागरिक और राज्य का पहला नागरिक होता है राज्यपाल, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर है नाइट्रोजन। प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन प्रमुख संघटक है, इसलिए
बी ऑप्शन राइट है। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और ऑक्सीजन की मात्रा 20.99% है, इसे भी याद रखिएगा। और आर्गन की मात्रा 0.93% है, यह भी पूछा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी संत के मकबरे को जाना जाता है। ऑप्शन है ईदगाह के नाम से, गुलफरोसा, दरगाह या खानकाह। तो याद रखिएगा, सूफी संत के मकबरे को दरगाह के नाम से जाना जाता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन है कपास, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर, चांदी एवं तांबा, कंबल। तो याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत कंबल के लिए प्रसिद्ध था। डी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, इन कंबलों को भिंगसी कहा जाता था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। एम्फोरा एक था। ऑप्शन है इटली का सिक्का, लाल चमकदार बर्तन, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार, छिद्रयुक्त बर्तन। तो याद रखिएगा, लंबा एवं दोनों तरफ हत्थे लगा जार को एम्फोरा कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे किस नाम से बुलाते थे? काला जादू, काला ताबीज, काला पत्थर, काला सोना। तो याद रखिएगा, इसे काला सोना के नाम से बुलाते थे रोमन साम्राज्य में। डी ऑप्शन आपका राइट है। देखिए दोस्तों, रोमन लोगों द्वारा इसे अधिक प्रयोग किए जाने के कारण यवन प्रिया भी कहा जाता था, इसे आप लोग याद रखिएगा। डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार किस काल में हुआ था? ऑप्शन है प्रागैतिहासिक काल में, प्राचीन काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। तो याद रखिएगा, मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार मध्यकाल में 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में हुआ था। सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। तो देखिए दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाया गया है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक प्रशस्ति जोधपुर में पाया गया है, इसे जोधपुर शिलालेख के नाम से जाना जाता है। इस शिलालेख में अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का उल्लेख किया गया है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता था। ऑप्शन है जब एक राजा किसी क्षेत्र को जीतता था, राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री ना हो, हिरण का शिकार करने से पहले, पुत्र के जन्म के लिए। तो याद रखिएगा, हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान राजा को छत्री घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से छत्री ना हो, इसके लिए किया जाता था। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है ग्रामम, श्रेणी, नगरम, सभा। तो याद रखिएगा, चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। जबकि उत्तर भारत में व्यापारियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाथ साहित्य का संबंध है? ऑप्शन है बंगाली से, असमी से, उड़िया से, मैथिली से। तो देखिए दोस्तों, नाथ साहित्य का संबंध बंगाली भाषा से है, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। नाथ संप्रदाय से संबंधित साहित्य को दोस्तों नाथ साहित्य कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है राम रहीम आंदोलन के रूप में, खिलाफत आंदोलन के रूप में, या खुदाई खिदमतगार आंदोलन के
रूप में। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, इस आंदोलन के आंदोलनकारियों को लाल कुर्ती दल के नाम से जाना जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बिग बियर एक उदाहरण है आकाशगंगा का, नक्षत्र मंडल का, तारा का या गैलेक्सी का। तो याद रखिएगा, बिग बियर नक्षत्र मंडल के उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है, नक्षत्र मंडल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। ऑप्शन है पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर। तो याद रखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए ए ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना पृथ्वी का घूर्णन गति कहलाता है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगा लेती है, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी दिन कहलाता है। ऑप्शन है जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष स्थान पर चमकता है, ग्रीनविच का मानक समय, या पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय। तो याद रखिएगा, पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय पृथ्वी दिन या अर्थ डे कहलाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। ऑप्शन है कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर, मकर रेखा पर या आर्कटिक वृत्त पर। तो यहाँ पर राइट आंसर है बी ऑप्शन, विषुवत रेखा पर। विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर पड़ती हैं, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हिमालय, रॉकी, एंडीज, आल्प्स। तो यहाँ पर राइट आंसर है सी ऑप्शन, एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। एंडीज दोस्तों ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं। ऑप्शन है घाटी से मैदान की ओर, स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर। देखिए दोस्तों, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। मलोका क्या है? एक जनजाति, एक प्रकार का घर, एक वन्य पशु, मलक्का का निवासी। तो याद रखिएगा, मलोका एक प्रकार का घर है। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। ध्यान रखिएगा, कोलंबियन जनजातियों द्वारा बनाया गया घर मलोका कहा जाता है और यह जनजाति उत्तर पूर्वी पेरू में निवास करती है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। रक्षक मेखला किसकी एक विधि है? ऑप्शन है जल संरक्षण की, मृदा निर्माण की, बागानी, मृदा संरक्षण। तो यहाँ पर राइट आंसर है डी ऑप्शन, मृदा संरक्षण। रक्षक मेखला मृदा संरक्षण की एक विधि है। डी ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, इस विधि में मृदा संरक्षित करने के लिए खेत में बॉर्डर एवं तिरछी रेखाएं बनाई जाती हैं, जिससे मृदा का बहाव नहीं होता है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा स्थल है। पुरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक, सूक्ष्म पाषाणिक। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरा पाषाणिक स्थल है। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, पुरा पाषाणिक स्थल भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? ऑप्शन है रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, अग्नि, इंद्र तथा विष्णु। तो देखिए दोस्तों, ऋग्वेद काल में 3 प्रमुख देवता अग्नि, इंद्र तथा सोम थे, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? ऑप्शन है इनाम गांव, बुर्जहोम, मेहरगढ़, भीमबेटका। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए ऑप्शन, इनाम गांव।
इनाम गांव में मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। ए ऑप्शन राइट है। देखिए दोस्तों, ताम्रपाषाणिक स्थल इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से कब्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाया गया था। इसमें मृतक का सिर उत्तर की ओर था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं को निम्न में से क्या बताया गया है? ऑप्शन है पिपासा, तृष्णा, तन्हा, तीव्र इच्छा। तो देखिए दोस्तों, बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं को तृष्णा कहा गया है, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण तृष्णा है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस खंड को अक्सर संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है? ऑप्शन है नीति निर्देशक सिद्धांतों को, मौलिक अधिकारों को, अनुसूचित जाति के आरक्षण को, संविधान की प्रस्तावना को। तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, इसलिए डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को रोका जा सकता है स्वास्थ्य शिक्षा के द्वारा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के द्वारा, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर, सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध कराकर। तो देखिए दोस्तों, दस्त, पेचिश, हैजा जैसी बीमारियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराकर रोका जा सकता है, क्योंकि ये सभी बीमारियां दूषित जल के सेवन से उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय देता है दलीलों के आधार पर, या दिए गए शुल्क के आधार पर, या सबूतों के आधार पर, या पुलिस तहकीकात के आधार पर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, सबूतों या साक्ष्यों के आधार पर। देखिए दोस्तों, न्यायाधीश किसी मुकदमे पर निर्णय सबूतों के आधार पर देता है, इसलिए सी ऑप्शन राइट है। तो इस प्रकार से आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ये सभी प्रश्न सीटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न सीटेट एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। आशा है यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए।